नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर चल रहे आरयूबी निर्माण स्थल पर पहुंचकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और दुकानदारों की मांग वाले आरयूबी वाले नंबर सर्वे को पास करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आरयूबी के लिए 2 सर्वे हुए थे। पहले में रेलवे लाइन के नीचे से 2-2 लेन 7-7 मीटर की निकलनी थी, बाकी दुकानों के आगे वाली जगह आरयूबी लेवल से ऊपर ही रहनी थी। दूसरे सर्वे में दुकानों के आगे वाली जगह भी आरयूबी के लेवल के बराबर रहेगी। इसमें वाहन दुकानों के आगे सर्विस रोड पर जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आरयूबी तैयार हो जाएगा। रेलवे फाटक पर वाहनों को जो समस्या आ रही थी उससे निजात मिल सकेगी। वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, बड़ौदा में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है और हल्के में बीजेपी नंबर 1 है। सुनिए। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, समाज में भी टर्न नहीं करना चाहिए और ख़ासकर किसी एक वर्ग, एक खाप, एक गोत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों से समाज में बंटवारा होता है, इससे बचना चाहिए। लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, सब अपनी बात कहने का हक है और हम तो यही कहते हैं कि बड़ौदा के विकास के लिए, बड़ौदा हल्के की जनता की तरक्की के लिए ये सुनहरा मौका है जब 4 साल की बनी बनाई सरकार में वो हिस्सेदारी करके अपने इलाके का विकास करा सकते हैं। तय कर दिया, सब एमएसपी पे खरीद भी चल रही है और किस मुद्दे पर लेकर ये आंदोलन करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के लोगों को दशहरे की शुभकामना देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। बड़ौदा में गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर किसानों और आम जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। सुनिए। आज के दिन माहौल सरकार के पक्ष में है। दोनों संगठनों की ओर से निरंतर वहां पर बैठकें चल रही है और आने वाले समय में हमारी ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे और स्वयं मैं भी 2 दिन बड़ौदा में लगा के आऊँगा और 2 दिन ही मुख्यमंत्री वहाँ लगाएंगे। और विश्वास है कि जो वोट्स डिवाइड हुए थे जनरल इलेक्शन में, जिसमें 32,000 कुछ वोट हमारे संगठन को मिले थे और बीजेपी को 35,000 कुछ वोट मिले थे, मिलकर अब मेरा ये मानना है कि हम 95,000 का आंकड़ा छूकर ऐतिहासिक जीत बड़ौदा के अंदर प्राप्त करें। मैं तो उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 363 दिन पहले जब प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की सरकार 27 तारीख पिछले साल अक्टूबर को बनी थी, मुझे याद है जब से कांग्रेस और इनेलो ये कह रही थी ये सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, फिर ये कहने लगे कि ये सरकार 1 साल नहीं चलेगी। मजबूती के साथ प्रदेश में ये सरकार पिछले 363 दिनों से चली है और ये विश्वास दिला देता हूँ कि अगले 4 साल भी इसी मजबूती के साथ ये गठबंधन चलेगा। प्रदेश के हित के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, आज चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बड़े बदलाव हो, रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तौर पर हमने चेंज किया और उसका नतीजा है कि आज के दिन तेलंगाना हमें रेप्लिकेट कर रहा है। पंचायती राज के अंदर एक लाल डोरा मुक्त गांव करना चैलेंज था और अब हमारे 200 ऐसे गांव हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद 2 तारीख को देश भर के आगे बताए। स्वामित्व के अंदर हरियाणा को रेप्लिकेट किया 7 और राज्यों के अंदर। उसी तरीके से अब नई कार्रवाई जो आरटीए विभाग है उसके अंदर करी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग डरते थे बदलाव करने से, पिछले गवर्नमेंट्स के अंदर जो एक कहीं ना कहीं घबराहट थी कि ऐसे चेंजेस शायद क्या इम्पैक्ट लगेगा, हमने दम से पिछले 1 साल में वो बदलाव लाने का काम किया और उससे प्रदेश की व्यवस्था बहुत बेहतरीन हुई है। मैं तो उनसे आग्रह करता, उनकी कोई समस्या है, उनको ये डर था कि एमएसपी पर परचेज नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने 5 प्रोड्यूस, जिसके अंदर कॉटन भी है, बाजरा भी है, मक्का भी है और दोनों पैडी की वैरायटी भी एमएसपी पे पूरे प्रदेश में खरीदी है। कॉटन का इनफ्लो जो है वो पिछले साल से हमने 4 गुना ज़्यादा सीसीआई से अप्रूव करवाया है। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है
जो उनको लगता है कि हम फुलफ़िल कर सकते हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर, तो ज़रूर उनके भी हम विचार सुनेंगे, उस पर कदम उठाएंगे। हम तो केवल मात्र पैडी और वीट की बात नहीं कर रहे, हम तो बाजरा भी ले रहे हैं, मक्का भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, नरमा भी ले रहे हैं, सूरजमुखी भी ले रहे हैं, सरसों भी ले रहे हैं। मैं तो पंजाब सरकार को कहता हूँ, अगर वो इतनी किसान हितैषी है तो कांग्रेस की राजस्थान में भी सरकार है, उनका बाजरा क्यों हरियाणा प्रदेश। वहीं जींद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात के बाद परमेन सिंह ढुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का ऐलान भी किया। ढुल ने कहा कि वो बीजेपी की नीतियों से काफी नाखुश थे। कहा बीजेपी किसान और कमेरों को कमजोर करना चाहती है। ये बयान उन्होंने दिया और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया है। रेवाड़ी के भक्तिनगर स्थित मोहित अचार फैक्ट्री पर सीएम फ्लैग ने छापेमारी कर फैक्ट्री में बने गटर से सैकड़ों टन अचार बरामद किया। कीड़े पड़ चुके थे, इसमें खराब अचार को नष्ट कर दिया गया ताकि ये बाजारों में सप्लाई न हो सके। इसके साथ यहां से टमाटो सॉस समेत अचार के 5 सैंपल भी लिए गए। सीएम फ्लैग ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताई और कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि भक्तिनगर में मोहित अचार फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाकर लंबे समय से बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है। जब फैक्ट्री पर बन रहे अचार की जांच की तो देखा गटर में गलाने के लिए सैकड़ों टन अचार रखा हुआ था, जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे और इसे बाजार में सप्लाई किया जाना था, लेकिन पहले ही पूरा गटर खाली कराकर उसे नष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त सॉस समेत अचार के 5 सैंपल लेकर चंडीगढ़ भेजे जाएंगे। सैंपल फेल होने पर नियम मुताबिक कार्रवाई होगी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने सीएम फ्लैग के साथ छापेमारी करी, जिसमें हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में अचार मिला, जिसके अंदर जो सड़ा हुआ था, जिसमें स्मेल आ रही थी, जिसको मौके पे ही हमने सीएम फ्लैग के साथ मिलकर नष्ट करा दिया है। और उनके नष्ट कराने से पहले हमने उनके सैंपल भी ले लिए हैं। यहाँ से हमने 5 सैंपल लिए हैं, जिसमें से 4 अचार के सैंपल हैं और 1 सॉस का सैंपल। हम यहाँ पे आए, चेक किया, जिनमें अपने डॉक्टर सचिन शर्मा FSO रेवाड़ी हमारे साथ थे, जिन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने 5 सैंपल लिए हैं और जो माल खराब है उसको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। ये तो विभाग के FSO 2 जिलों पर 1 लगाया हुआ है और इनको भी काफ़ी हो जाता है, तो इनको भी सूचना, कई बार तो ये लाइसेंस पे चेक कर लेते हैं, कई बार इनको शिकायत होती है तो चेक करते हैं। तो यहाँ किसी ने शिकायत नहीं की होगी, इसलिए इन्होंने चेक नहीं किया होगा और भी चेक किया है तो इनको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। इनको अगर ख़राब माल है तो जैसे सैंपल ख़राब आए तो इनको जुर्माना। हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यमुनानगर में भी सीसीटीवी कैमरों के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी सुरक्षा बंदोबस्त पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है तो त्योहारों को लेकर शहर में आवाजाही भी बढ़ गई है, जिसको लेकर रेलवे पुलिस ने एक अहम योजना चलाई है, क्योंकि त्योहारों के मौके पर लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है और क्योंकि इधर से कोरोना के चलते लोगों को मास्क भी पहनना अनिवार्य है। किसी तरह की कोई क्रिमिनल गतिविधि ना कर दे और जो क्रिमिनल्स है इसका फ़ायदा ना उठा ले, इसके लिए SP रेलवे पुलिस सुरेंद्र पाल ने एक अहम नीति बनाई है। उनका कहना है कि उन्होंने सिविल वर्दी में CCTV कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ एक्स्ट्रा पुलिस लगाई जाती है। इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी जो फ़ोटो है वो सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है, ताकि कोई जो असामाजिक तत्व है उसको जल्दी से पहचान कर उसे जेल का रास्ता दिखा सके। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि जितने भी हरियाणा के स्टेशन है सभी जगह चौकसी बढ़ाई हुई है। हर आने जाने वाली गाड़ी और हर आने जाने वाली यात्री पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा कोई किसी तरह की कोई धमकी देता है या कोई और कार्रवाई करता है तो उसके लिए भी स्पेशल सेल तैयार है। CA1 है, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। देश में अनलॉक की प्रक्रिया। पुलिस के अमर शहीद जवानों की याद में झज्जर पुलिस फ्लैग डे मना रही है। आम लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए और शहादत को नमन करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इसके तहत पुलिस लाइन झज्जर, नया बस अड्डा और अंबेडकर चौक झज्जर यहाँ पर कार्यक्रमों में हरियाणा पुलिस अकादमी के बैंड द्वारा देशभक्ति की शानदार धुनें बजाकर अमर शहीदों को याद करते हुए नमन किया गया। पुलिस फ्लैग डे के तहत झज्जर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर वर्कशॉप में खड़ी बस में आग लग गई, जिसके बाद बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर रविवार शाम वर्कशॉप में खड़ी बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इस कदर उठी कि उसने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही बस को अपनी चपेट में ले लिया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, अन्यथा वर्कशॉप में आसपास खड़ी बसें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि अभी एकदम से आग लगने के कारणों के बारे में नहीं बताया जा सकता, इसकी जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही कारणों का खुलासा होगा। बहरहाल दमकल विभाग की सजगता के चलते किसी बड़े हादसे से पहले ही स्थिति को काबू कर लिया गया। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र के पलवल में आपसी रंजिश और जमीन विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक छज्जू नगर गांव के निवासी लखवीर पुलिस को शिकायत दी थी। बताया कि उसका 23 साल का बेटा 20 अक्टूबर को बाइक पर अपनी बहन सविता को ससुराल छोड़ने जयरासी गांव गया था। 21 अक्टूबर को बहन के घर रुका, 23 अक्टूबर को अपने घर रवाना हुआ, जिसके बाद सब तक घर नहीं लौटा। उसकी लाश दहलाका गाँव में झाड़ियों में मिली। पिता ने बताया कि दहलाका गाँव में उसकी पत्नी के नाम पर जमीन है, जिसको लेकर सिंग्राम नाम के व्यक्ति से उसकी रंजिश चल रही है। मनोज नाम के एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़े की रंजिश है। सभी ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखवीर सिंह है, लखवीर उर्फ लखो, निवासी छज्जू नगर। इसने शिकायत दी है कि मेरा लड़का दिनांक 20/10/2020 को अपनी बहन सविता को छोड़ने के लिए गांव जौरासी गया हुआ था और वहां से 22 तारीख को वापस आया। 22 तारीख को वापस आने के बाद इसका कोई पता नहीं चला। 23 तारीख को दहलाका गांव के नज़दीक रेलवे लाइन के पास इसकी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली है। कल डेड बॉडी की शनाख्त ना हो पाई, आज शनाख्त करके। कैथल में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, जिसमें से 7 नए संक्रमित यहां पर मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैथल में कोरोना कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की कैथल के अंदर, तो टोटल 115 की संख्या कैथल में एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें टोटल रोगियों की, पॉजिटिव रोगियों की मौत की संख्या, तो 43 की संख्या कैथल में पहुँच चुकी है। अगर हम बात करें टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या, टोटल रोगियों की संख्या तो 2878 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। जब इस बारे में कैथल के जिला महामारी अधिकारी शमशेर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिना मास्क से बाहर आने के लिए और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल प्रयोग करें और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ताकि जो कोरोना एक बड़ी महामारी है इससे बचा जा सके। और इस आज के एक्टिव केसों की संख्या की और एक्टिव केस की पुष्टि कैथल के जिला महामारी शमशेर सिंह ने की है। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ। फरीदाबाद में एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। जिले में प्रदूषण का स्तर 370 को पार कर गया और इसी पर हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है और अभी की बात करें तो फरीदाबाद का जो AQI है वो 370 तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और मैं अगर दिखाऊं पीछे तो आप देख सकते हैं कि शहर के इस आसमान में ये जो धुंध सी छाई हुई है ये लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग जो दमा और सांस के मरीज हैं उनके लिए बेहद खतरनाक स्थिति में फरीदाबाद का पॉल्यूशन पहुंच चुका है। इसी वजह से EPCA की तरफ से दिल्ली NCR में 2 से 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि दिल्ली NCR की जो हवा है वो और ज़्यादा जहरीली हो सकती है और ऐसे में जो तमाम डिपार्टमेंट हैं उनको निर्देश जारी किए हैं कि पूरी तरह से आप सतर्कता बरतें और सड़कों
और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करें और डस्ट को कम से कम उड़ने की उन्होंने हिदायत दी है ताकि पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। फरीदाबाद से दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में गुरुग्राम में भी एयर पोल्यूशन का स्तर क्या है, इस पर हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में पॉल्यूशन का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आंकड़े को छू रहा है और PM 2.5 और PM 10 की मात्रा भी लगातार शहर में बढ़ी हुई है और यही कारण है कि पॉल्यूशन के चलते लोगों को आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। आप सामने देखेंगे तो नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो सफ़ेद चादर है पॉल्यूशन की, उसने अब शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है। हालांकि अब जैसे जैसे जो दिन बढ़ा तो उसके बाद ज़रूर पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, लेकिन विजिबिलिटी सुबह जो पॉल्यूशन के चलते कम थी वो अब बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो सांस के मरीज हैं और आँखों में जो जलन है वो लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि पॉल्यूशन की मात्रा कितनी बड़ी है। और इसका लगातार जो कारण बताया जा रहा है कि जो पराली जलाई जाती है उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो पॉल्यूशन का दबाव भी ज़्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि आज जो पॉल्यूशन की सफ़ेद चादर है वो पूरे शहर पर छाई हुई है। और यदि कुछ जगहों पर दिखाएं तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ दूरी पर भी इमारत नज़र नहीं आती है, यानी कि धुंधली इमारतें नज़र आ रही हैं। फिलहाल इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही कि जो सांस के मरीज हैं रोहतक की पुरानी ITI ग्राउंड में पूरी आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया गया। प्रशासन के दिशा निर्देश के बावजूद भारी भीड़ उमड़ी। इस बार खास बात यह रही कि रावण दहन करने के दौरान जो पुतला बनाया गया उसे मास्क पहनाया गया था। इसके जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी संदेश दिया गया। मास्क वाले रावण को जलाकर उम्मीदें लगाई हैं जल्द कोरोना का खात्मा हो, लोगों के चेहरे से मास्क हटे। हालांकि इस बार रामलीला का मंचन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भीड़ ने कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।